Hello friends and my dear students. जैसा कि मैंने एक्सक्रीशन चैप्टर का लगभग 15 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है डिटेल से और उसके मैंने मतलब 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी उसका यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। ये 4th वीडियो है जिसमें कुछ मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपसे ताकि आपका पूरा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विथ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 16 and what is that? Which of the following could be secreted into the filtrate to maintain the ionic balance and pH of the body? तो देखिए, वैसे तो कहते हैं जो H+ है और बाइकार्बोनेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन बाइकार्बोनेट का आपको पता है ये रीअब्जॉर्प्शन होता है। इफ यू टॉक अबाउट द सिक्रीशन, तो सिक्रीशन एज पर एनसीईआरटी इज कंसर्न्ड, उसने 3 चीज के बारे में मेंशन किया है। हाइड्रोजन है, पोटेशियम है और अमोनियम आयंस है ना। और मैंने कहा था कि हाइड्रोजन का, पोटेशियम का, अमोनियम आयंस का अगर सिक्रीशन पूछा जाए ये किस पार्ट में होता है, तो ये तीनों चीजें सिक्रीट होती हैं आपके डिस्टल ट्यूब्यूल्स में और आपके कलेक्टिंग डक्ट में। मैंने कहा था पीसीटी में पोटेशियम का सिक्रीशन नहीं होता, हाइड्रोजन का और अमोनियम का सिक्रीशन होता है और दूसरी चीजों का सिक्रीशन भी होता है। मोर देन 90% सिक्रीशन और ऑलमोस्ट 90% सिक्रीशन ये पूरा होता है आपके पीसीटी में और रिमेनिंग 10% आपके कुछ हेनलेज ऑफ लूप में भी है और बाकी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में भी होता है। सो इसके अगर आप उन इंफॉर्मेशन को अगर ध्यान में रखेंगे तो ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन भी है, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? ऑल ऑफ दिस। जैसे अगर आप कहें कि अगर आपका ब्लड ज्यादा एसिडिक है ना, तो ब्लड अगर ज्यादा एसिडिक कंडीशंस में है तो उसके एसिडिटी को अगर कम करनी है तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज्यादा H+ सिक्रीट करना पड़ेगा आपके रीनल ट्यूब्यूल्स में। समझ में आ रहा है? तो और अकॉर्डिंगली आपको बाइकार्बोनेट के रीअब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपके पीएच को बैलेंस किया जाए। ठीक है, तो जितने भी आयंस हैं सबका अपना कंट्रीब्यूशन होता है इन चीज में, एंड दैट्स व्हाई आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following solute can be traced in urine more than its amount in nephric filtrate? A very basic question and very interesting question also. जैसे आपको पता है ये चीज, देखिए कि मान लो ये वोमेन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर मैंने बनाया ऐसे और ये पीसीटी का पार्ट होता है ऐसे और ये फिर ये नीचे आता है, देखो ये हेनलीज लूप का पार्ट है, फिर ये इसका थिन पार्ट बनता है ऐसे असेंडिंग लिम्ब का, फिर ये ऐसा देखो थिक पार्ट बनता है असेंडिंग लिम्ब का और ये फिर कलेक्टिंग डक्ट में मर्ज कर जाता है ना। और आपको पता है कि ऐसे आप दिखाते हैं इसमें कि ये ऊपर कॉर्टेक्स का पार्ट है, नीचे मेडुला का पार्ट होता है और आप जानते हैं कि इसमें जो एफरेंट आर्टरियोल आता है इसमें, ये यहाँ पे ऐसे ग्लोमेरुलस बनता है, फिर ये एफरेंट आर्टरियोल बनता है ऐसे और फिर आप जानते हैं कि इसके ब्रांचेस बनते हैं जिसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहा जाता है, एंड दैट कैपिलरीज मेक a network of structure like this around the renal tubules, and this is called peritubular capillaries. तो ये जानते हैं आप कि जो सब्सटेंस फिल्टर होकर यहाँ पे आता है इसे कहते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट, है ना। और इस फिल्ट्रेट में पता है इसमें ग्लूकोज भी होता है, यूरिया भी होता है अमीनो एसिड्स भी होते हैं, क्रिएटिनिन भी होता है और भी सोडियम पोटेशियम सब कुछ होते हैं, मतलब ब्लड प्लाज्मा का सब कुछ यहाँ पर होता है एक्सेप्ट द ब्लड प्रोटीन्स। और अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो चीज फिल्टर होकर यहाँ पे आया है, जैसे अगर आप बात करें, आप ग्लूकोज की बात करें,
तो अगर ग्लूकोज सपोज करो यहाँ पर मान लिया जाए कि यहाँ पर ये 5 मिलीग्राम ग्लूकोज अवेलेबल है, फिल्ट्रेट में भी है ये वोमेंस कैप्सूल वाले पार्ट में। 100 ml मान लिया जाए कि 100 ml आपके फिल्ट्रेट में, ऐसा कंडीशंस मान लिया जाए कि 100 ml या 10 ml एंड वॉट एवर द अमाउंट, कि 5 मिलीग्राम यहाँ पर ग्लूकोज है, तो आप जानते हैं कि यूरिन में ग्लूकोज नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज का क्या हो गया बताओ, 100% रीअब्जॉर्प्शन। और याद रखिएगा उन सब्सटेंस को जिसका 100% रीअब्जॉर्प्शन हो, इसे हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहा जाता है, जिसका रीनल क्लीयरेंस वैल्यू बिल्कुल जीरो है ना। ये सब कुछ हमारे बॉडी में क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो ग्लूकोज को, एमिनो एसिड्स को हाई थ्रेशोल्ड सॉल्यूट कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से 100% ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है हमारे पीसीटी के अंदर। तो ग्लूकोज जितना फिल्ट्रेट में आया है वो सब कुछ रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और यूरिन में थोड़ा सा भी ग्लूकोज का अमाउंट अपीयर नहीं होगा। एंड दिस काइंड ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड 100% कॉल्ड हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहते हैं इसको। क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट इनुलिन। ये पता है कि ये एक क्लिनिकली इंपॉर्टेंट एक फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है इनुलिन, जिसको आप जीएफआर वगैरह के डिटर्मिनेशन में और किडनी फिल्ट्रेशन के रेट को मेजरमेंट में भी इस केमिकल का यूज होता है, इनुलिन का। तो इनुलिन का ऑल्दो फिल्ट्रेशन तो पूरा हो जाएगा, लेकिन इनुलिन ये हमारे बॉडी के सेल्स में मेटाबोलाइज नहीं होता। जितने अमाउंट में इनुलिन फिल्टर हुआ है ना, 100% ये यूरिन से बाहर आ जाएगा। जितना ब्लड में आपके इनुलिन अवेलेबल है 100 ml अगर बात करें तो ये सब कुछ फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद इसका थोड़ा सा भी अमाउंट रीअब्जॉर्ब नहीं होना है, तो ये सब कुछ क्या होगा बताओ, यूरिन से बाहर आ जाएगा। तो देखा जाए तो जो इनुलिन है, इसको कह सकते हैं आप, ये सब जो होता है इसको नो थ्रेशोल्ड कहा जाता है। नो थ्रेशोल्ड मतलब ये बिल्कुल ही रीअब्जॉर्ब नहीं होता। और अगर आप यूरिया की बात करें तो क्या होगा, देखो मैंने कहा था कि 50% यूरिया आपके पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है और 50% एक्सक्रीट होता है। तो जो इसमें यूरिया है इसको लेस थ्रेशोल्ड सॉल्यूट कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स आर लेस थ्रेशोल्ड ओनली। और क्रेटिनिन एक काफी इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड है। जानते हैं कि ये हमारे मसल्स में फॉर्म होता है। क्रेटिन फॉस्फेट जब अपने फॉस्फेट को रिलीज करेगा तो क्रेटिन बनता है ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, एंड दिस क्रेटिन एंटर्स इन योर लिवर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू क्रेटिनिन, और ये हमारे यूरिन से बाहर आता रहता है। और याद रखिएगा क्रिएटिन का एक चीज तो ये पूरा फिल्टर हुआ, फिल्ट्रेट में आया, ये रीअब्जॉर्ब नहीं होता। हाँ, क्रिएटिनिन सिक्रीट भी, अब कुछ अमाउंट में क्रिएटिन क्या बताओ सिक्रीट भी हो जाता है क्रिएटिनिन। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो ये फिल्टर हुआ, रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ, और बाद में सिक्रीट भी हो गया। तो obvious सी बात है कि जितना फिल्ट्रेट में क्रिएटिनिन अवेलेबल होगा उससे कहीं ज्यादा ये यूरिन में क्या होगा बताओ, क्लियर होता है। समझ में? इसका अमाउंट यूरिन में क्या होगा, आपके फिल्ट्रेट के अमाउंट से क्या होगा बताओ, ये ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो इसका आंसर क्या बताओ, इसका आंसर है, क्या कहते हैं इसको, इसे क्रिएटिनिन कहा जाता है। क्लियर? एंड you need to memorize all these kind of solutes, high threshold क्या है, low threshold क्या है, और no threshold substance क्या होता है। ग्लूकोज अमीनो एसिड्स को हाई थ्रेशोल्ड कहते हैं, जिसका जो यूरिन में बिल्कुल अपीयर नहीं होता। इनुलिन 100% अपीयर होगा, और क्रेटिनिन तो जितना आपके ब्लड प्लाज्मा में अवेलेबल है उससे कहीं ज्यादा इसका अपीयरेंस आपके यूरिन में होता है। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखिएगा इसको। Question number 17 and question number 18. 17 and 18. 17 is like this: if 25 to 30 gram, if 25 to 30 gram of urea accumulates in the minor calyces of kidneys in a day,
then the urea output through the urine per day would be, मतलब आपके माइनर कैलिक्सिस में एक दिन में पूरे किडनी, दोनों किडनी की बात करें तो इसमें अगर 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्यूमुलेट हो रहा है एक दिन में, तो कितने अमाउंट में ये यूरिया यूरिन से क्या होगा, एक्सक्रीट होगा। ऑप्शन दिया गया है, सेम अमाउंट होगा, इससे कम होगा, इससे ज्यादा होगा, या बिल्कुल इसका हाफ हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए आप। तो देखो ये थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं इस चीज का, कि आप जानते हैं कि जो अगर मान लो आपके फिल्ट्रेट में, अगर आपके फिल्ट्रेट में मान लिया जाए कि पर डे मान लिया जाए कि ये ऑलमोस्ट अगर 70 ग्राम मान लो यूरिया जो है ये फिल्टर होकर आपके वोवेंस कैप्सूल में आता है, कितना 70 ग्राम अप्रोक्सीमेटली मान लिया जाए इसको। तो पता है आपको कि जब ये पीसीटी के एंड पे आता है, तो पीसीटी के एंड पे आने के बाद आपके रीनल ट्यूब्यूल जो आपका नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, उस फिल्ट्रेट में ये अमाउंट ऑलमोस्ट मान के चलिए कितना हो गया बताओ, मान लो 35 ग्राम रह गया। ये अप्रॉक्स डेटा है, मैं आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा, क्योंकि 50% यूरिया पैसिवली आपकी पीसीटी में क्या होता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। फिर आपको पता है कि जब ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है यूरिया, तो कलेक्टिंग डक्ट के लोअर पार्ट से जो कुछ यूरिया होगा, तो ये थोड़ा सा वैल्यू मैंने ज्यादा ही लिया हुआ है, इसको मैं 60 ग्राम कर देता हूं। देखो तो ये हो गया, देखो यहाँ पे 30 ग्राम। तो आप जानते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म को ऑपरेट करने के लिए आपके इंटरस्टिशियल मेटरी फ्लूइड के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए कुछ यूरिया कलेक्टिंग डक्ट के लोअर पार्ट से बाहर डिफ्यूज करता है ना। तो मान लो कि 2 से 3 ग्राम अगर यूरिया यहां से बाहर निकल रहा है कॉन्टिन्यूसली, वो आपके इस फ्लो में बना हुआ है, तो कलेक्टिंग डक्ट के लोअर एंड में ये मान लिया जाए ये पहुंच गया अब नियरली 25 से 30, या ये एक वैल्यू मैं जस्ट बता रहा हूं आपको कि 30 ग्राम अगर यहाँ लिया है तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो बाहर निकलेगा कलेक्टिंग डक्ट से। तो ये तो एक रेंज दे लिया आपने, 25 से 30 हो सकता है ये, है ना। अगर मान लो ये 32 ग्राम लिखते हैं यहाँ पर अगर हम, तो ये 25 से 30 हो सकता है यहाँ पर। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कलेक्टिंग डक्ट के बाद का फेट क्या होता है। याद रखिएगा कि ये कलेक्टिंग डक्ट जो होते हैं ये अब एक मेजर डक्ट में या बड़े डक्ट में मर्ज करता है, उसे कहते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। शायद आपका नाम सुना हो आपने, डक्ट ऑफ बेलिनी कहता है इसको। एंड कई सारे डक्ट ऑफ बेलिनी आप मर्ज कहां करेंगे बताओ, तो ये मर्ज करता है आपके रीनल पैपिला पे। रीनल पैपिला के बाद ये आता है माइनर कैलिसिस में, माइनर से मेजर कैलिसिस में, मेजर से रीनल पेल्विस में, उसके बाद यूरेटर में, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा में, और उसके बाद यूरिन यहां से बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो अमाउंट यहां पे आ चुका है कहां पे, कलेक्टिंग डक्ट के लोअर पार्ट में, उसमें फिर कोई चेंज नहीं हो रहा। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जो चीज माइनर कैलिसिस में अवेलेबल है वो सब कुछ यूरिन से क्या होगा बताओ, वो सारा यूरिया यूरिन से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। एंड इन दैट सेंस, इन दैट वे द आंसर इज 25 to 30 ग्राम। और ये भी जानते हैं यूरिया एक्सक्रीशन पर डे पूछा भी जाता है, आपके बुक में भी लिखा गया है कि एक दिन में एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो होता है ये लगभग 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट करता है थ्रू द यूरिन। तो डेली एक्सक्रीशन वैल्यू की बात करें यूरिया का, तो ये 25 से 30 ग्राम होता है, ये आपके बुक में मेंशन किया गया। अगर एक नॉर्मल कहते हैं कि यूरिया जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो 1.5 लीटर पर डे है, तो इतने यूरिन में 25 से 30 ग्राम यूरिया क्या होता है बताओ, ये एक्सक्रीट होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, ये सब कुछ मेजर आपके ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं, और कह सकते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट है जो
यूरिन से बाहर आता है। मेजर अगर 3 मेजर अगर आप मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करें तो ये मतलब यूरिया है, यूरिक एसिड है और क्रिएटिनिन होता है। यूरिया तो समझ में आ गया आपको कि ये आपके लिवर में सिंथेसाइज होता है ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू CO2 और अमोनिया के मिलने से। चलो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसको। तो ये समझ में आ गया आपको, तो इसका आंसर क्या बताओ? इसका आंसर है ए। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 18, लूप ऑफ हेनलेज आर प्रेजेंट इन। ये लूप ऑफ हेनले कहां होता है? ऑप्शन दिया गया फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द अपर पार्ट ऑफ द मेडुला, फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द डीप पार्ट ऑफ द मेडुला, ओनली इन मेडुला, और बोथ ए एंड बी। आंसर जो बी है वो है बोथ ए एंड बी। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आपको पता है, फिर भी एक बार मैं इसको डिस्कस करता हूं। देखिए जैसे कि आप जानते हो कि किडनी के जो दो अलग अलग पार्ट्स हैं, आप जानते हैं ये स्ट्रक्चर जो होता है देखो ऐसे ही। ये मान लो हमारा कॉर्टेक्स है, ऐसे ये कॉर्टेक्स है मान लो ऐसे, और नीचे ये हमारा ये मान लो मेडुला का पार्ट है। तो यहाँ से यहाँ मान लो कॉर्टेक्स है और यहाँ से यहाँ हमारा ये मेडुला है ना, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। आप जानते हैं कि नेफ्रॉन दो तरह के होते हैं, एक नेफ्रॉन जिसको आप कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हो और एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में होता क्या देखो, जो वोवेंस कैप्सूल का पार्ट है, जो रीनल कॉर्पसल्स का पार्ट होता है, वो कॉर्टेक्स के पेरिफेरी पे होता है ना। और ये देखो पीसीटी है इसका, और फिर देखिए ऐसे ये पीसीटी है, देखिए ऐसा, और फिर ये देखो यहां से ये हेनलेज लूप बना ऐसे देखो, और ये काफी डीपली पेनिट्रेट नहीं करता मेडुला को। देखो ये ऊपर आ गया यहाँ से ऐसे, फिर ये डीसीटी में गया देखो ऐसे ही है, और ये कलेक्टिंग डक्ट बन गया ऐसे। तो ये जो नेफ्रॉन है इसे कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जिसका नंबर आप जानते हो आपके किडनी में 80 to 85% होता है। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। और देखिए एक और चीज, अगर आप इसमें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की बात करें तो देखिए इसका जो रीनल कॉर्पसल्स होता है ये डीप कॉर्टेक्स में होता है, और ये देखो इसका पीसीटी है ऐसा, और ये फिर ल्यूकोफेनले स्टार्ट हुआ है देखो से कॉर्टेक्स से, ये डीप जाता है मेडुला की तरफ, और ये फिर ऊपर आएगा देखो यहाँ से ऐसे असेंडिंग लाइन बनेगा, ये डीसीटी है इसका, और ये इसका कलेक्टिंग डक्ट है। तो इसका नाम क्या बताओ? इसे कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, और इसका जो अमाउंट है ये 15 से 20% आपके किडनी में होता है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स देखिए आप, ये स्टार्ट कहां से हुआ? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होता है देखो, इसका जो ल्यूकोफेनले पूछ रहा है आपसे, तो ये स्टार्ट हो जाता है आपके देखो यहाँ से कॉर्टेक्स से, और ये बहुत ज्यादा डीपली पेनिट्रेट नहीं करता मेडुला को, अपर मेडुला में रह जाता है ये, है ना। और अगर आप जक्स्टा की बात करें तो ये स्टार्ट होता है कॉर्टेक्स से एंड इट पेनिट्रेट डीप इनटू द मेडुला। दोनों का हेनलेज लूप का इनिशिएशन तो कॉर्टेक्स से ही होता है, एक मेडुला के पेरिफेरी तक रह गया और एक मेडुला की पेनिट्रेशन में मेडुला के इनर पार्ट को पेनिट्रेट करता है, एंड दिस इज कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है ना। और ये 15 से 20% है, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने बताया था पहले आपको, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है उसमें ये नेफ्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन से? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का कौन सा पार्ट? जो मेडुलरी पार्ट इसका होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का ऐसा कोई यूज नहीं है,
काउंटर करंट मैकेनिज्म में, क्योंकि यहाँ कोई वासा रेक्टा नहीं होता. वासा रेक्टा आर प्रेजेंट मेनली इन योर it's a parallel blood vessels or blood capillary parallel to the Henle's loop of juxtamedullary nephrons. तो हम cortical nephrons में वासा रेक्टा की बात नहीं कर रहे. वासा रेक्टा की बात हम कहाँ करेंगे? juxtamedullary nephrons में, जहां वो important role play करता है किसमें बताओ? काउंटर करंट मैकेनिज्म में. एंड दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या हो गया बताओ? डी. ए किसके लिए हो गया बताओ? फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू अपर पार्ट ऑफ मेडुला, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के लिए हो गया. एंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू डीप पार्ट ऑफ द मेडुला, ये किसके लिए हो गया बताओ? ये हो गया juxtamedullary नेफ्रॉन्स के लिए. एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज बोथ ए एंड बी. तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का रीनल कॉर्पसल्स कहाँ है, उसका पीसीटी कहाँ है, उसका डीसीटी कहाँ है. तो मैंने पहले बता दिया था आपको, रीनल कॉर्पसल्स हो या उसी को मैल्पिजियन बॉडी कहते हैं, उसी को मैल्पिजियन कॉर्पसल्स भी कहा जाता है, जिसमें आपका ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल का पार्ट आता है. तो ये सब कुछ आपके कॉर्टेक्स में ही है. डीप कॉर्टेक्स में है तो juxtamedullary नेफ्रॉन्स है, अपर कॉर्टेक्स में है तो वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होता है. वेरी सिंपल. तो पीसीटी, डीसीटी एंड रीनल कॉर्पसल्स ये हमेशा आपके कॉर्टेक्स में है. Henle's loop always starts from cortex and enters in medulla, either in peripheral part of medulla or in the deep part of medulla. And collecting duct is similarly, it starts from the cortex and enters in your medulla. So Henle's loop and the collecting duct, ये cortical भी है, ये medullary भी होता है. ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा इसको. तो इसका आंसर क्या हो गया बताओ? बोथ ए एंड बी. Question number 19 and question number 20. 19. Questions like this. The process of urine formation involves excretion of solutes, is specifically metabolic waste products. Human's body form three most important organic waste products are. So question is simple. What kind of organic metabolic waste are the most important component of urine? And these substances are in the option. It is like this: urea, uric acid and creatinine, urea, ammonia and bile pigment, urea, bile salt and uric acid, ammonia, CO2 and uric acid. So I think you must be knowing the answer of this question, and the answer is A. If we talk about the daily daily exit of these compounds in urine, urea, we know that urea amount is roughly 25 to 30 gram per day. Or if we talk about the amount of uric acid is nearly 0.53 gram, ammonia is nearly 0.68 gram, and bile pigment is 0.3 milligram, and creatinine is 1.8 gram. So if you talk about after urea, which of the following most important compound? It is creatinine, only 1.8 gram, and uric acid is nearly 0.53 gram, and ammonia is nearly 0.68 gram. And if you talk about bile pigment, that amount is 0.3 milligram. That's clear. So in that way, if you talk about the most important three metabolic waste in the human's body is A, and the source of urea, we know that urea is formed by the combination of CO2 plus ammonia. We know that CO2, ammonia and 3 ATP. 1 CO2, 2 ammonia and 3 ATP, it combines to form 1 molecules of urea, and that process occurs in our liver, and that cycle is called ornithine cycle.
Hepatic cells synthesizes urea by combining. I think what is the amount of urea? It is NS2 Cu NS2. Yeah. So this is 1 CO2, 2 ammonia, and 3 ATP. It combines to form one molecule of urea, and it occurs in our liver cells. And that kind of a very big cycle is there called ornithine cycle. We don't know to go in detail what is ornithine cycle, but just you have to remember what is that ornithine cycle that occurs in our liver, and it combines 1 CO2, 2 ammonia, and with the help of 3 ATP, it forms one molecule of urea. Several times this question is also asked. Uh, our liver simultaneously excrete two important, we can say, metabolic waste. What is that? It is ammonia and CO2. CO2 is formed by the the oxidation of the nutrients in the mitochondria, and ammonia is formed by the uh, deamination process of amino acid. So, and uric acid source is, the nucleic acid base. Remember, in human beings, RNA breakdowns, RNA metabolism synthesizes this kind of uric acid in human beings, and creatinine, it forms by the creatinine is formed by the liver by from the creatine. Our muscles contains creatine phosphate, and phosphate converts ADP into ATP, and remaining creatine enters in our liver and converted into creatinine, and that creatinine also excreted out regularly in the urine, and in that sense the answer is A. So remember, the source of urea is CO2 and ammonia. Uric acid is RNA metabolism, and creatinine by the muscle protein called creatine phosphate. That's fine. And we know that bile salt is never get excreted. Bile salt again get reabsorbed in your hepatopancreatic circulation, so it never gets excreted. Bile salt is a very important component of bile, और ये कभी यूरिन से बाहर नहीं आता. यूरिक एसिड आप जानते हैं ये तो ह्यूमंस में बनता ही है, लेकिन ये आरएनए के मेटाबॉलिज्म से बनता है, और अमोनिया और CO2 मिलकर ही तो यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए. Now the last question of this chapter. Process of micturition do involves. मिक्चुरेशन के प्रोसेस में क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती हैं? ऑप्शन दिया गया देखो. ब्रांचेज ऑफ PSNS, stress receptors, voluntary signals from brain, and both sensory and motor nerve. अब देखिए, इस क्वेश्चन का पूरा एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी मिक्चुरेशन का प्रोसेस आपकी यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं. मैं इसको ब्रीफ करता हूं, इसका आंसर क्या है. देखिए, तो जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो क्लास में बताया था कि अगर आप ऐसे देखें पूरा प्रोसेस इसमें, कि ये मान लिया जाए
ब्लडर है ऐसे, और ये यूरेथ्रा का पार्ट है मान लो ऐसे। यहाँ पर ये इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है, और नीचे एक एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है ना? और फिर ये आप जानते हैं ये यहीं से पेनिस का ऐसे ही स्ट्रक्चर है ऐसे। और जो ब्लडर का वॉल होता है इसमें डेट्रूजर मसल्स होते हैं, पता है आपको? डेट्रूजर मसल स्मूथ मसल्स होते हैं, और इसके वॉल पे ये इसे कहते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहा जाता है ना? और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हायर सेंटर ऑफ ब्रेन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और ये मान लो स्पाइनल कॉर्ड का ये पार्ट है ना? इसका ये सैक्रल सेगमेंट है, थोरेसिकोलम्बर आउटफ्लो होता है इसमें। तो ये पता है कि जैसे ही यूरिन यहाँ एक्यूमुलेट करता है, देखो यूरेटर से यूरिन जो आता है देखो वो लगभग 1 ml पर मिनट के मतलब क्वांटिटी की बात करें तो 1 मिनट में लगभग 1 ml यूरिन एक्यूमुलेट करता है आपके ब्लडर में पर मिनट 1 ml। और यूरेटर से जो यूरिन आता है ब्लडर में, ये एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। ये भी क्वेश्चन कहीं पूछा गया है कि कैसे यूरिन आपके यूरेटर से ब्लडर में आता है। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आता है, याद रखिएगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है इसमें यूरेटर के मसल्स में, और उसकी वजह से यूरिन कहाँ एक्यूमुलेट होता है? ब्लडर में। और जब ब्लडर में लगभग 200 के आसपास यूरिन जब एक्यूमुलेट हो जाएगा तो ब्लडर के वॉल का जब क्या होगा, देखो ब्लडर में जब यूरिन जमा होगा तो ब्लडर का वॉल स्ट्रेच करता है, और रिसेप्टर्स जो होते हैं देखो, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये एक्टिवेट करता है, और ये सेंसरी नर्व से मैसेज पास करता है आपके स्पाइनल कॉर्ड को। देखो जो देख रहे हैं आप, ये एक एफरेंट नर्व है जिसको सेंसरी नर्व भी कहते हैं। तो सबसे पहला जो इनिशिएशन है ये कहां से हुआ? ये हुआ स्ट्रेच रिसेप्टर्स के थ्रू होता है। एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन इनसाइड द ब्लडर। तो ये सेंसरी नर्व का पार्ट हो जाता है, और सेंसरी नर्व इंटरन्यूरॉन्स के थ्रू अपना मैसेज पास करता है। देखो कहां पर, थोरेसिकोलम्बर जो पार्ट होता है इसको आप इसको एसएनएस का पार्ट भी कहते हैं, है ना? और क्रेनियोसैक्रल सेगमेंट जो आपका आप जानते हैं कि दो चीजें होती हैं, थोरेसिकोलम्बर और क्रेनियोसैक्रल की बात करते हैं। तो ये याद रखिएगा एसएनएस का जो मेन रोल होता है ये यूरिन के एक्यूमुलेशन में होता है। मिक्चुरेशन के पार्ट में पीएसएनएस का इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप यूरिन के एक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं तो यूरिन एक्यूमुलेट कब करता है? जब डेट्रूजर मसल्स रिलैक्स करते हैं और इंटरनल जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्शन के फेज में रहता है, और ब्रेन वॉलंटरली एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को नो के कंडीशन में रखता है, मतलब वो उसको इनहिबिट किए हुए रहता है। समझ में आ गया? तो एसएनएस का मेन काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन, और उसकी वजह से डेट्रूजर मसल रिलैक्स करता है और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर में कॉन्ट्रैक्शन रहता है। क्लियर? अब देखिए, तो जो मैसेज आपके देखो सेंसरी नर्व से कहां पहुंचा? आपके सेक्रल सेगमेंट में, और यहीं से फिर देखो एक मैसेज पास करता है। देखो दो चीजें हैं, देखिए एक तो ये अब मोटर नर्व है, देखो पीएसएनएस का ब्रांच होता है ये, इसकी वजह से देखो क्या हुआ, देखिए इसकी वजह से अब देखो ये क्या हुआ, ये मोटर नर्व है, ये मोटर नर्व है, इसको रेफरेंट ब्रांच भी कह सकते हैं आप इसको। ये पीएसएनएस का ब्रांच होता है। ये किसका ब्रांच होता है? पीएसएनएस का। और इसकी वजह से आप जानते हैं कि डेट्रूजर मसल्स में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा और एसएनएस के एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, तो ये अब रिलैक्स करता है। देखो ये क्या होगा, देखो वो रिलैक्स करेगा, और इन द मीन टाइम जो ब्रेन का पार्ट है, देखो आपके ब्रेन से, आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स से
ये एक कॉन्शियस कमांड पास करता है, देखो सोमेटिक नर्व के थ्रू, जिसको पुलेंडर नर्व भी कहते हैं, इसका कमांड आता है कहां बताओ, ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर के पास, और ये भी क्या करेगा बताओ, ये रिलैक्स करता है और फाइनली यूरिन यहां से क्या होगा, पास आउट हो जाता है। तो ये जो है देखो, ये सोमेटिक नर्व है, मोटर नर्व ये भी सोमेटिक नर्व कहते हैं, इसको भी मोटर नर्व कहते हैं, बट इसका जो ओरिजिन है, ये इस इंपल्स का ओरिजिन आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स से होता है। तो ये वॉलंटरी कंट्रोल की बात कर रहे हैं, वॉलंटरी कंट्रोल की बात कर रहे हैं यहां से। तो ब्रेन की एक्टिविटी की वजह से एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को रिलैक्स करा दिया गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेन उस स्फिंक्टर को नो के मतलब कॉन्ट्रैक्शन के फेज में रखता है, उसको उसके कॉन्ट्रैक्शन को वो मेंटेन रखता है, लेकिन जैसे ही उस इनिबिशन को रिमूव करेगा, एक्सटर्नल यूरेथ्रल भी क्या होगा बताओ, रिलैक्स कर जाएगा, और एब्डोमिनल मसल्स के प्रेशर की वजह से जो एब्डोमेन्स का जो प्रेशर होता है वो भी इसमें एक हेल्प करता है, और फाइनली यूरिन यहां से क्या होगा बताओ, पास आउट हो जाता है। तो जो की वर्ड्स हैं देखिए, एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स, सेंसरी नर्व से कमांड कहां गया, आपके स्पाइनल कॉर्ड में, वहां से पीएसएनएस का क्या हुआ, एक्टिवेशन, मोटर नर्व कहते हैं। अब मोटर नर्व तो ब्रेन से भी आ रहा है, वो वॉलंटरी है, और पीएसएनएस का पार्ट क्या हो बताओ, इनवॉलंटरी होता है। तो इसमें सेंसरी नर्व भी है, मोटर नर्व भी है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी है, ब्रांचेज ऑफ पीएसएनएस भी है, और वॉलंटरी सिग्नल फ्रॉम ब्रेन भी कहा जाता है, और इसकी वजह से यूरिन क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, इसका आंसर है ए। कुछ समय पहले या कुछ साल पहले आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर स्ट्रेच रिसेप्टर्स आपका वर्क ना करे या उसको उसके फंक्शन को इनहिबिट कर दिया जाए तो क्या मिक्चुरेशन होगा, आंसर इज नो। देखिए, जो भी चीजें आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रेगुलेट हो रही हैं वो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहा जाता है, और रिफ्लेक्स के बनने के लिए जो इनिशियल सिग्नल्स आएगा वो तो स्ट्रेच रिसेप्टर से ही आता है, और यूरिन का बाहर निकलना मिक्चुरेशन है। बट जो ब्रेन की एक्टिविटी हो रही है, जिसमें ब्रेन का पार्ट भी है और स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट भी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो इन्वॉल्वमेंट है, वो एक रिफ्लेक्स है, उसे क्या बोलते हैं, उसको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहा जाता है, और यूरिन का बाहर निकलना दैट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स अगर नहीं होगा तो मिक्चुरेशन का पार्ट भी नहीं होगा। दैट्स फॉर क्लियर। ये क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ड्रॉप बॉयज होगा, यूरिन बनना बंद हो जाएगा। अरे यूरिन तो बनेगा, बट रिफ्लेक्सेस जो मिक्चुरेशन का इवेंट है वो नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया, ऐसे याद रखिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो 20 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, और ये मुझे लगता है कि इसके थ्रू आपका सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आप थोड़ा सा हीमोडायलिसिस वगैरह देख लीजिएगा, और जो इनिशियली जो लिखे गए हैं डिफरेंट एनिमल्स में किस किस तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो देख लीजिएगा। अमोनोटेलिक क्या होता है, यूरियोटेलिक क्या होता है, यूरिकोटेलिक क्या होता है, ये सब देख लीजिएगा। आपको पता है कि जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स वगैरह होते हैं जिनको बहुत ज्यादा वाटर कंजर्व करना है, दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड। और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मैमल्स को छोड़ दीजिए आप, मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया। और जो मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा वाटर कंजर्व नहीं करना, फिर भी वाटर कंजर्वेशन वहां भी होता है। जैसे जितने भी मैमल्स हैं, ऑल मैमल्स, चाहे वो एक्वेटिक हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल मोड पे हो, हर एक्वेटिक मैमल सिक्रीट करता है यूरिया विदाउट एनी एक्सेप्शन। चाहे वो डॉल्फिन की बात करें, चाहे व्हेल की बात करें, चाहे कैमल की बात करें, कंगारू रैट की बात करें, हर मैमल क्या बनाता है, यूरिया। हाँ, जितना ज्यादा वाटर की कमी होगी बॉडी में उतना ज्यादा यूरिन क्या होगा, उसका कंसंट्रेटेड होगा, बट हर मैमल्स यूरिया बनाता है। हाँ, अब स्पाइसेस वगैरह में, कार्टिलेजिनस में, बोनी में थोड़ा फर्क होता है, कुछ अमोनिया बनाते हैं, कहीं यूरिया बनता है। तो वो आप कहीं से एनसीईआरटी से देख सकते हैं, और किसी भी बुक से आप उसका एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और अलग अलग फाइलम में मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ है, कॉक्सल ग्लैंड कहाँ होता है, एंटेरिक ग्लैंड कहाँ होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड कहाँ होता है, ये सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी एक ब्रीफली आप इन चीजों को याद रखिएगा। तो आपके इस चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चन मिनिमली आते हैं
टीम भी आ सकता है, तो आप इसको ठीक से सॉल्व कर पाएंगे।